नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। और हरियाणा के रण में आज दिग्गजों का चुनाव था और दिग्गजों की साख दांव पर थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता एक बार फिर से बरकरार रखेगी, उसमें हरियाणा का भी योगदान होगा। सवाल यह भी है कि वो सीटें कितनी होंगी, 10 की 10 होंगी या फिर उसमें कुछ कमी आएगी। उधर कांग्रेस के लिए अपनी तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं, क्या उसमें कोई सफलता मिल पाएगी, ये उनके लिए साख का सवाल है। आज इस मंच पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी भी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ जवाहर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। हमारे साथ विकास वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है विकास भाई आपका। सोनू ठाकरान है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है मनवीर जी आपका। लेकिन शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबर के साथ कि वोटिंग परसेंटेज अभी क्या। एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है। आप देखिए, जो 2 बजे तक के आंकड़े थे वो संकेत देने लगे थे कि इस बार भी कम से कम 50, 55 या 60% तक का आंकड़ा छू सकता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गति पकड़ी है वोट परसेंटेज ने, उससे अब आभास हो सकता है या आभास होने लगा है कि शायद ये 65 के आसपास भी जा सकता है या 60 तक पहुंचकर रुक जाएगा। ये संकेत अपने आप में बड़ा होगा और उससे आकलन होगा कि इस बार वोटर का मिजाज क्या था। क्योंकि शुरुआती दौर में जब वोट देने की बारी थी उस वक्त गति थोड़ी सी कुछ जगहों पर कम दिखाई दी थी, धीमी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद उसमें सुधार दिखाई दिया। तो हरियाणा की लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी जारी है और इस बीच में आपको बता दें कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान का दौर 6 बजे तक चलेगा और जो लोग 6 बजे तक कतारबद्ध हो जाएंगे उनको आगे भी मौका मिलेगा वोट करने का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। तो अंबाला में 47.4% मतदान अब तक हुआ है, कुरुक्षेत्र में 47.2% मतदान अब तक हुआ है। इसके साथ ही अगर रोहतक की बात करें तो 43.5%, सोनीपत में भी लगभग 44% से ज्यादा का मतदान। तो ये हरियाणा की लोकसभा की सीटों का आपके सामने एक ब्यौरा रख रहे हैं जो कि वोटिंग परसेंटेज के तौर पर अभी फिलहाल झलक दिखलाई दे रही है। ये आंकड़ा 3 बजे तक का है और उसके बाद भी लंबी कतारें तमाम जगहों पर दिखाई दे रही। अब हम चर्चा की इसी के साथ शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिग्गजों के लिए कितनी चुनौती है। सुंदर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हम मेहमानों के पास जाएंगे, पार्टी के प्रवक्ता नेता वो आपस में एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। जवाहर भाई जैसे हमारे साथ शख्स हैं वो कहेंगे कि 10 की 10 का दावा अभी से करके जा रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अभी तक हमने सुबह से जो चर्चा की उसमें क्या दिखता है कि हरियाणा का मिजाज इस बार क्या है। क्योंकि बीजेपी के लिए इतना राह आसान नहीं था और होता भी है कि 10 साल के बाद, कुछ बदलावों के बाद, लेकिन कांग्रेस की राह बहुत आसान आपको दिखने लगी है क्या, जैसा वो दावा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस की राह आसान हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पे अभी भी कांग्रेस जितनी मजबूती से फील्ड में दिखनी चाहिए थी उतनी मजबूती से दिख नहीं पाई। एक बड़ी जो दिक्कत वाली बात थी वो कि फेस, चेहरा, पीएम पद के लिए चेहरा कांग्रेस अभी भी जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको नहीं बता पाई। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से संगठन की बात कर लें, सिस्टम की बात कर लें, जो बीजेपी का है जो लास्ट वोटर तक अपने बूथ तक ले जाने का, वो उस लेवल पे कांग्रेस का नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह ये जो बीजेपी का नारा, जो 400 पार का नारा है, या यूं कहिए कि विकसित भारत का नारा है, या यूं कहिए कि एक मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री देने का नारा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब अभी कांग्रेस ज़मीन पर दे पाने में इतनी सफल नहीं हुई है। हालांकि इस बार की परिस्थितियां दूसरी परिस्थितियों से, 2019 की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। एक जो चेहरा मोदी, एक जो मोदी लहर 2019 में देखी लोगों ने, वो इस लेवल पे नहीं दिखाई दी कि बीजेपी जो 10 के 10 के दावे की बात कर रही है और जो बीजेपी इतना आसानी से 400 पार की बात कर रही है, ये सफर भी उनके लिए इतना आसान होगा, ये चीज भी जरूरी है। मोदी लहर की जो बात जमीन पर ये दिखाई दिया। बहरहाल जवाहर जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। मुझे पता है कि जितने भी मेहमान हैं वो सभी कहेंगे कि 10 की बात है, लेकिन 10 को मेंटेन करने का जो टास्क था वो आप लोगों के लिए था। आसान रहा, बहुत आसान रहा, मुश्किल भरा रहा, बहुत मुश्किल भरा रहा। क्योंकि पहला चरण, दूसरा चरण देश के अलग अलग हिस्सों में जब हमने देखा तो वहां पर कुछ रुझान कम सा दिखा, मिजाज बदला हुआ वोटर का दिखाई दिया और इसी को विपक्ष ने आधार बना लिया कि भाई देखिए बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है। जब छठवें चरण में हरियाणा की बारी आती है, तैयारी आपकी पुख्ता हो गई थी, लेकिन क्या लगता है आज के चुनाव से? देखिए, आज का दिन मेरे लिए बड़ी अजीब सी स्थिति का दिन है। लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। मेरे माता पिताजी की 67वीं शादी की, विवाह की वर्षगांठ है।
परंतु मेरे मित्र और हमारे विधायक बादशाहपुर विधानसभा से जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उसकी एक अत्यंत दुख है, पीड़ा है। तो लोकतंत्र के पर्व में, मेरे घर पे निजी खुशी होने के पर्व में बीच में इस घटना ने निश्चित रूप से आज हमें दुखद किया है। पहले तो मैं राकेश भाई को के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस परिवार को ये असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति दे। अब जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी क्या पुनः 10 की 10 सीटें पुनः ले पाएगी क्या? तो इसका उत्तर सभी तरह है कि हाँ, पुनः ले पाएगी। उसका कारण है, आज दो चुनाव पे, दो लोकसभा को लेकर फोकस करते हैं कि एक तो लोग कहते हैं रोहतक, कि भी रोहतक में क्या होगा। तो मैं कहता हूँ रोहतक में दीपेंद्र की हार का मार्जिन बढ़ेगा। उसका कारण है, जब दीपेंद्र पिछली बार चुनाव लड़े, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि ये हारेगा नहीं, इसके कारण हवा का वोट 5-10% चला गया। जिनको ये लगता था दीपेंद्र को वोट तो नहीं देना चाहते थे, पर उनको लगता था जीत रहा है तो दे दो, उन्होंने दीपेंद्र की हार देख ली, तो वो वोट अब शक्ति के साथ वापस आएगा कि यार इस व्यक्ति को हराया जा सकता था, हरा के दिखा दिया भाजपा ने, तो हम भी हराने में योगदान देंगे। इसलिए जो लोकसभा में उठ रहा है यहाँ का, और जो सिरसा का विषय आता है, सिरसा की जिस तरह से वोट परसेंटेज इस समय, जैसे जैसे वोट बढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती चली जाएगी। 2 लोकसभा क्षेत्र थे, रोहतक जो हम 10,000 से नीचे जीते, उसके बाद सोनीपत जो हम 1,42,000 के आसपास से जीते, बाकी सब है जो हम लाखों में जीते, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और 2 सीटें तो 6.5 लाख के आसपास के मार्जिन से जीते। तो जितना भी बड़ा उलटफेर हो जाए, जो ये 2 सीटें हैं जो लाखों में जीते हम, उन पर तो कोई जब कहते हैं कि किसी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना भी कह ले, कहीं आपको बहुत बड़ा विरोध नहीं दिखता। लोग कहेंगे जी कि समर्थन भी दिखता है, मैं कहता हूँ समर्थन दिखता है, अगर नहीं दिखता उनके मत के अनुसार, तो ये वो वोट परसेंटेज होता है जो 1-2% ही बदलता है, क्योंकि आप किसी को निकालने भी नहीं आ रहे और किसी को हटाने भी नहीं आ रहे, तो उसमें जनता लगभग उसी परिपाटी पे चलती है जैसे पहले चलती है। तो ये मान के चलिए वो मैक्सिमम सीटें हमारी सुरक्षित होती हैं उनके मार्जिन को अगर हम देखते हैं तो। अब 2 सीटें मैंने रोहतक का बता दिया, रोहतक हम है 10 की 10 जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता वो शोर कम मचाता है, अपने मत का उपयोग बेहतर तरीके से करना जानता है। और खासकर रोहतक के लोग, कोसली के लोग, चाहे बहादुरगढ़ के लोग हो, चाहे इवन किलोई में दीपेंद्र हुड्डा को वो हार का सामना करना पड़ेगा जो उसकी कल्पना से परे है। रोहतक लोकसभा जिताने में इस बार किलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लेकिन ये कहा जा रहा है जवाहर भाई कि इस बार भले बाकी सीटों पर आप हो जाए, लेकिन रोहतक की सीट इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार दीपेंद्र अकेले थे, पिताजी मदद नहीं कर पा रहे थे। इस बार उनके पिताजी की पूरी ताकत उनके साथ है, तो डबल एनर्जी के साथ वो लोग मेहनत कर रहे हैं और उससे जीत मिली, और आप बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। देखिए कितना अजीब है, एक व्यक्ति जो अपने आप को, जो पूर्व मुख्यमंत्री है तो सच्चाई है, और अपने आप को भविष्य का सपना देखता है, और वो ये कहता है कि मैं अपने बेटे को तभी जिता सकता हूं जब मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही एक हार है। यही आपको दिखाता है कि आप में कितनी निराशा है कि आप पिता पुत्र दोनों लड़ते तो आप हार जाते। और इसके अलावा जिस व्यक्ति की ताकत का बता रहे हो, कुमारी शैलजा का कल का ही बयान है, मेरे रिकॉर्ड पे भी, अभी कहेंगे मैं उसको चला के दिखा दूंगा। उनसे पूछा गया कि भूपेंद्र हुड्डा यानी, कहते कौन पूछता है, क्या है उनका यहाँ पर। तो जिनको उनके जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, जिनका जीवन दांव पे लगा हुआ है, वो भी भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ये कहते हैं जी कौन पूछता है, मेरे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आने ना आने से। तो जिसको उनके प्रत्याशी लेने को तैयार नहीं, और किरण चौधरी को आपने देखा और रावदान सिंह को देखा, राहुल गांधी की उपस्थिति में एक दूसरे की आंख में आंख डाल के लड़ते हुए। तो कांग्रेस एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रही है, कांग्रेस को हरा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय मतलब कांग्रेस की गुटबाजी अभी आप लोगों की ताकत है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, दोनों चीज मैंने कही। कांग्रेस के प्रवक्ता है जवाहर जी, वो भी हमारे साथ है। जी स्वागत उनका, विकास जी का स्वागत है। वर्मा जी, इस बात का जवाब क्या है? आप लोगों को तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है जी, आपस में ही आप हार भी रहे हैं, हरा भी रहे हैं। जी सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी उपलब्धियां गिनवाने के बजाय कांग्रेस की जो मनमुटाव की बातें या कांग्रेस को लेकर जो इन्होंने बातें करी हैं, वो यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये बीजेपी हार की ओर अग्रसर है।
यह किसी छिपा नहीं कि पिछले 5 साल अरविंद शर्मा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किस तरह से आपस में लड़ते दिखाई दिए और किस तरह से दोनों का वाक युद्ध चलता रहा और वहाँ की जनता मुद्दों के अंतर्गत पिसती रही, ये सबको मालूम है। और आज भी जब हम कोई बात करते हैं तो ये विकास की जगह यह केवल और केवल गुमराह करने की बात करते हैं, जनता को बरगलाने की बात करते हैं। आप इनसे ये प्रश्न पूछिए कि आप हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर जिस समय दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उन्होंने चाहे मेडिकल कॉलेज लाए, चाहे आईएमएम लाए, चाहे तमाम सड़कों का जाल बिछाया, उसके बाद बताइए कि क्या 5 या 10 बड़ी योजना रोहतक में अरविंद शर्मा लेकर आए? मैं बता देता हूँ। जवाहर भाई, मेरे मित्र कहते हैं तो विकास की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 85,000, जो कि मैं जो बोलूंगा रिकॉर्ड पे बोलता हूँ, विधानसभा में हुई डिबेट के आधार पे बोल रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में दिया हुआ जवाब, हरियाणा में इन्होंने 10 साल में 85,000 सरकारी रोजगार दिए, हमारी सरकार ने 1,40,000 दिए। ये 2 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे जिनका पैसा केंद्र से आता था, गेहूं और चावल। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। जहां तक केंद्र के रोजगार की बात करूंगा, पीपीएफ के जो फंड होता है, जहां व्यक्ति रोजगार करता है उसका फंड होता है, ईपीएफ बोलते हैं। इनके समय में पूरे देश में 11 करोड़ अकाउंट थे, जो कि पहले अटल जी की सरकार के भी रहे होंगे। इनके 2014 में 11 थे, आज वो बढ़कर 28 करोड़ हो गए। हमारे समय में, इनके समय में महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम नहरों से पानी नहीं जाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 350 करोड़ रुपए नाबार्ड से लोन लिया, 400 नहरों में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, जिसको बंसीलाल जी ने बनाया था, वो नहीं पहुंचा। रोहतक में एक कुछ काम गिरवा दीजिए, ये बात कह रहे हैं। रोहतक में जो भारत की पहली रेल बनी, जो कि पूरे उसको क्या नाम है, ऊपर चल के जाएगी, अगर ऊपरगामी पहली रेल बनी कोई, वो रोहतक में बनी, जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरा हुआ। ऐसे ही जो माने इसका मारुति का एक प्लांट है, वो भी रोहतक लोकसभा में है, जिसकी आधारशिला भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रखी, जिसके कारण इन्होंने जिस रोहतक में एक गिरोह खड़ा कर दिया था, जो केवल कब्जा करता था, नौकरियों में पैसे लेता था और तरह की लूटपाट करता था, हमने वहां रोजगार के अवसर दिए। ये हरियाणा का विकास है। और हरियाणा के विकास की बात करो, कुमारी सैलजा की स्टेटमेंट देता हूं 2011 की, रिकॉर्ड पे बताता हूं। वो रोहतक नहीं है, कोई कुमारी सैलजा बता रही है, वो बता रही है विकास इनका। वर्मा जी कह रहे हैं 2 ही बता के, अरे मैं बता रहा हूं, वो ये अरे सुनिए साहब, अपना बयान मैं बता रहा हूं क्या क्या। कुमारी सैलजा को मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आप अभी सर्च कीजिएगा। वो कह रही है मैं एक फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज पास करा के लेके आई थी पंचकुला में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने नहीं देता। हमारी सरकार आई, स्मृति ईरानी जी ने उसका शिलान्यास किया और उसके बाद जो दूसरे हैं हमने उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवे निकले, रेवाड़ी से वो वाया रोहतक होके जाता है, केएमपी वाया क्या नाम है रोहतक लोकसभा से जाता है, ये सब हमारी सरकार में हुए। केएमपी कब बनना था आपको बताता हूं, तो इसकी आधारशिला चौटाला साहब के समय में रखी गई। इसलिए रखी गई कि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ होंगे, इन्होंने केवल उसमें घोटाला किया। हमारी सरकार आई, हमने उसको 2 हिस्सों में बांट के उसके टेंडर दिए, पलवल से लेकर गुरुग्राम तक और गुरुग्राम से कुंडली तक, ये रोहतक से जो होते हुए जाते हैं, इसको भी बनाने का काम हमने किया। कई चीजें जवाहर भाई गुना रहे हैं और अभी लंबी चर्चा में करनी है। सोनू ठाकरान साहब, भाई देखिए, बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में न जाने कितने सालों से ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, और न जाने कितने सालों से ही है कि इनेलो सत्ता में भी नहीं है और संगठन भी आपका धराशायी हो गया। अब आपने बड़ी मेहनत की, फिर से उसको खड़ा करने की कोशिश की, खुद चौटाला साहब भी मैदान में है। इस चुनाव में क्या कोई संकेत मिलेगा कि कम से कम बीजेपी और कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, जजपा को ही बता पाए कि हम अभी भी ताकतवर हैं? देखिए, जो आज चुनाव चल रहा है तो खुशी की बात है हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर बीजेपी जा रही है और आम जनता आ रही है, सबसे पहले। दूसरी बात, अगर हम रोजगार पे बात करें या विकास पे बात करें, गुड़गांव के अंदर ठाकरान साहब कैसे जा रहे हैं बीजेपी, कैसे आ रही है आम जनता? अभी हम बूथों से आ रहे हैं, सब चुनाव का माहौल है आज। नहीं, फिर आपकी पार्टी भी आ रही है कहीं? हाँ, हम कुरुक्षेत्र से जीत रहे हैं, हिसार से जीत रहे हैं हम, कैसे और जीत सिरसा रहे हैं? विधानसभा क्यों से जीत रहे हैं आप लोकसभा लोग? से जीत रहे हैं। वजह क्या है, कैसे जीत रहे हैं? वजह इसलिए, चौटाला साहब ने जब मुख्यमंत्री होते थे अपने टाइम में वहाँ पे बहुत काम कराए हैं, और आज
बीजेपी की और कांग्रेस की फूट की वजह से। और इनेलो ने जो पिछले दशक में जो काम किया है, लोग आज उसको भुला नहीं पाए हैं, इसलिए इनेलो का जो प्रदर्शन है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठाकरान साहब, शिक्षा के अंदर और इनेलो इस्लाम के को ही लोग भूल गए हैं। सवाल तो यही था ना मेरा, सुंदर भी यही कह रहे हैं भाई, लोग तो इनेलो को ही भूल गए हैं। और अगर मान लिया कैसे, तो आप बताइए कि कैसे सिरसा में आप जीत रहे हैं, आप बताइए कैसे आप हिसार में जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र में तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जवाहर जी के डमी कैंडिडेट के तौर पर आपको उतारा गया है वोट ताकि आप काट रहे हैं आप गठबंधन लोग, केवल आप बीजेपी की मदद तीनों कर रहे सीटों हैं का आप गिनवा लोग। दीजिए। जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट हैं अभय सिंह चौटाला। मतलब आप अभय सिंह चौटाला को डमी कैंडिडेट बताते नहीं, हैं, बीजेपी से जिन्होंने मिले हुए किसानों के कैंडिडेट। लिए इतना बड़ा त्याग किया, ठीक है, और लगातार कोरोना टाइम में, और जो 5 साल जो 2019 से 2024 तक वो आम लोगों के बीच में रहे। ये डॉक्टर और- मनवीर छिल्लर है, ये बता देंगे आपको वहाँ की इन्हीं लोगों स्थिति। का आरोप है, आम आदमी पार्टी का ही आरोप। चलो एक सेकंड सर साहब, मानवी छिल्लर जी आम आदमी पार्टी से आते हैं। हाँ, रामलीला मैदान के अंदर 3 महीने भूखे रहे केजरीवाल जी और पूरी कांग्रेस को खा गए, पूरी कांग्रेस को खा गए। आज उसी कांग्रेस के गाड़ी पे सवार होकर वोट मांग रहे हैं हरियाणा के अंदर। पानी दे नहीं सकते हैं हरियाणा के अंदर, इनके जो बड़े बड़े नेता वो पानी रोकने की बात करते हैं, और सेटिंग करके हरियाणा में एक सीट ले ली, दिल्ली में सीट ले ली, और पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ रहे हैं। छिल्लर साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए, ये दोहरा रवैया हरियाणा में कामयाब होगा नहीं? आप ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा लेकर जा रहे हैं और हरियाणा के लोगों को बरगला रहे हैं। ठाकरान साहब यही तो कह रहे हैं देखिए, सीधा। ठाकरान साहब ने 1-2 चीजें कही कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम किया, इसलिए जनता आज उनको जिता रही है। तो वो मुख्यमंत्री जब बने थे उसके 20 साल बाद जनता को याद आई आपको जिताने की, उससे के बाद 20 साल कहाँ थे, तब जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? इसके बाद मैं आपको प्रमाण के साथ कहता हूं कि आप वहां वोट जनता ने 10 साल काटने, से आपको भी वोट नहीं दिया, जिसके साथ आप दिल्ली समझौता में कर रहे हो। प्रचंड बहुमत की सरकार है, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया, और आपकी पार्टी स्टेट लेवल का दर्जा खोने के कगार पर खड़ी है। आपकी सभी आपके जगह नेता जमानत ने- जब्त है। आपके नेता ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, वो चोर सारे बताया, आपके उसके बाद साथी फिर- पार्टी में वो फिर सारे उन्हीं की- भ्रष्टाचारी फिर उन्हीं आज की जेब में आप बैठ जिसकी गए। बीटी में जिसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वोट काटने के लिए खड़े हैं, आज वो सारे भ्रष्टाचारी उस पार्टी में हैं। आप उसके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं और कल भी वहीं खड़े रहेंगे। आपको दिया गया वोट बीजेपी को दिया गया वोट के बराबर है, जो कि हरियाणा की जनता नहीं मैं करने आपको वाली। याद दिला दूं, हमारी पार्टी आपकी पार्टी से बहुत पुरानी है। अरे पुरानी हमारी- नहीं। हमारी पार्टी ने 5 बार पुराने 6 को महीने छोड़िए, के अंदर आज के दिया। दिन आपकी स्थिति डिप्टी क्या प्राइम है? मिनिस्टर दिया। आपके दिन- स्थिति 4 तारीख के बाद पता चली आपकी आज जाएगी के आपको। दिन हरियाणा में आप स्थिति तो क्या है? 4 तारीख के बाद आपको- चुनाव के बाद भाग आपकी आज जाएंगे। के दिन हरियाणा कांग्रेस में को छोड़ के स्थिति क्या भागोगे। है? आज मैं आपकी लिख के स्थिति जाता हूं क्या दौड़े है से। आपकी? आप आज कांग्रेस आपके को दिन छोड़ के स्थिति भागोगे। क्या है आपकी? आप अपनी बात कीजिए। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस। अरे अपना तो बता दीजिए, आप अपने कहाँ का गिरबान में बताऊं मैं जाके आपको? कहाँ कहाँ का है? बताऊं? पूछिए कहाँ का बताऊं? आप बताइए कितने एमपी पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम कितने सीट पे लड़ रहे हैं? हम 8 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। जितने एमपी, मैं चुनौती 8 देता सीटों हूँ, पे लड़ रहे हैं। जितने भी एमपी हैं सबके नाम बता दीजिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। 8 कैंडिडेट के नाम बता दीजिए। अच्छा आप बता कह रहे हैं देता ना हूं मैं 8 आपको। के अभय नाम सिंह बता दीजिए। चौटाला, हाँ जी। संदीप लोट। कहाँ से लड़ रहे हैं संदीप? आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं? इंटरव्यू सिरसा नहीं, से ये ले रहे हैं। आपको जब सिरसा यही से लड़ रहे हैं। आपको सिरसा से लड़ रहे हैं। छोड़िए, सारी जनता जानकारी को ऐसा नहीं छोड़िए, है, इनके ऐसा प्रवक्ता हाजी को भी सोराब इनके डागर गुड़गांव कैंडिडेट से का लड़ नहीं रहे हैं। पता। ऐसा नहीं, आप जानकारी टीचर है, को लगता है। ही इन लोग आप के टीचर हैं। कैंडिडेट का नहीं पता। आज ये आप स्थिति मेरे इन इंटरव्यू लोग की लेने आ रहे है। हैं। आज आप ये मेरे स्थिति इन इंटरव्यू लोग की है। ठीक है। यही इंटरव्यू लेने आ रहे स्थिति, हैं। यही आईना दिखाना चाहता था, यही स्थिति है इन लोग की। जब इन लोग के प्रवक्ता को आम अब जनता के सवाल लिए इस बात का है कि आप मेरा इंटरव्यू नहीं ठाकरान साहब की इस बात पर हम क्यों ना सहमत हो कि जिस कांग्रेस को आपने इतना घेरा, अन्ना का आंदोलन हाईजैक किया, कांग्रेस को आपने किनारे कर दिया, आप उस कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं हरियाणा में, और हरियाणा के ही पानी का हक जो है वो पंजाब कहता है एक बूंद नहीं दे पाएंगे, तो उस मुद्दे को भी तो उठाया जाएगा ना। वो अलग बात है कि बेचारे ये भी गए थे इंडी गठबंधन में शामिल होने, हो नहीं पाए थे, इनको सवार नहीं किया गाड़ी पे, आप चढ़ के निकल लिए। तो अब जब आप निकले हैं तो सुशील गुप्ता कितना मजबूत लड़ रहा है, क्योंकि सुशील गुप्ता को टिकट दे दिया पार्टी ने और उसके बाद छोड़ दिया जाओ चुनाव लड़ो। तो अच्छा हुआ केजरीवाल, कैंडिडेट वो तो अच्छा हुआ कि केजरीवाल को जमानत मिल गई तो 2-4 रैली कर दिया उन्होंने, वरना वो अकेले रैली कर रहे थे, कांग्रेस तो गई भी नहीं, आई भी नहीं साथ में। देखिए, आप शायद न्यूज़ में हैं और आप शायद देखते नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके
भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, सबने वहां पर हमारे लिए चुनाव प्रचार किया। कब? कब? आप देखिए कितनी बार, एक बिल्कुल बार नहीं, चुनाव के कितनी बार बिल्कुल गया। चुनाव के नजदीक आ गए। नहीं नहीं, अरे भाई साहब, सबसे पहले हरियाणा में हमने कैंडिडेट अनाउंस किया था। उसके बाद लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पता नहीं कितनी मीटिंग ली है। कहो तो मैं अभी फोन में आपको मैंने निकाल कब के कहा, दिखा मैंने सकता कब हूं। कहा मीटिंग नहीं ली? मैं तो ये आपने कह रहा हूँ कहा कि बेचारे प्रचार अकेले नहीं किया। हरियाणा में बेचारे पंजाब अकेले लड़ रहे थे, प्रचार नहीं किया। अकेले प्रचार कर रहे थे। मेरा सवाल ये था। पंजाब की तरह 10 की 10 सीटों में लड़ना है आपको। कब आए? कितनी बार आए? कब आए? अरे आप कब आए कि छोड़िए, कितनी बार आए? कांग्रेस से कितने लोग आए? कांग्रेस कांग्रेस से से सब कोई है, वहीं पर तो है। आज भी कांग्रेस के बूथ इंचार्ज बने हुए हैं हमारे वहाँ, चुनाव में बूथ एजेंट बने हुए हैं। आपको दिखेगा? जवाहर जी, आपको नहीं दिखेगा। भाई देखिए, इनको ये दिख रहा है कि चौटाला साहब को बीजेपी ने उतार दिया है क्योंकि ये मजबूत थे वहां पर, और मीडिया कर्मियों को कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि सब सारे लोग प्रचार में आए थे। एक सीट की अगर बात करें, वो सीट वाइज ही चलते हैं, कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत करते हैं। क्या है वहां का गणित? गणित तो बड़ा स्पष्ट है। नवीन जिंदल जीत रहे हैं, लाखों के मार्जिन से जीत रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। कुरुक्षेत्र की बताइए, कुरुक्षेत्र की। सर, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं भाई। हाँ, कुरुक्षेत्र थोड़ा की। ज्ञान बढ़ा लो, मैं बता दूं। कांग्रेस नहीं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी। ये तो बता एक बार आप जवाहर जी, आप कुरुक्षेत्र की कहते हैं बात जीत रहे कीजिए। हैं, जीत आम गए। आदमी- एक बार जीत रहे हैं, आप कितनी कुरुक्षेत्र वोट की है, बात जीत रहे हैं। कीजिए। एक मिनट, कैसे अच्छा, जिता रहे हो? पहले मेरे मित्र आपका प्रश्न क्या, मैं आपका उत्तर देता हूँ, बताओ। आप कुरुक्षेत्र की बात कीजिए। नवीन जिंदल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोयला चोर कहा था, हाँ, सबसे ठीक है, बड़ा भ्रष्टाचारी ठीक है, कहा था। ठीक है, आज वो कोहिनूर कैसे हो गया? आप इस बात को बताइए। अच्छा, हो गया। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर दीजिए, सुन दाएं बाएं नहीं, सिर्फ यही जवाब बताइए। दे। अरे भाई, सुनो, आगे देख के मुझे ये ना, अगर मुझे शब्दों में घेरोगे, यहाँ से जाते जाते कपड़े उतर लेंगे, इसलिए आप अपने नहीं नहीं, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। जवाहर भाई ऐसे नहीं, ये व्यक्तिगत। अहंकार की भाषा और धमकी मत दीजिए, यही रवैया, यही तानाशाही जवाब दे, रवैया ही तो जवाब दे। बीजेपी का है। सुना उत्तर। नहीं, नहीं, तल- आपका यही तो तानाशाही है। नहीं नहीं, वो हो गया हो सवाल। गया, आप जवाब आप दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। जवाहर भाई जवाब दीजिए। अरे यही तो तानाशाही रवैया है, देश की जनता के सामने यही तो निकालना हमें। ये जवाहर भाई ना बहुत, मतलब आप समझ लीजिए, वो आपको इतना उकसा देंगे और फिर अच्छा, जवाहर मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि नवीन जिंदल जी के ऊपर हमने आरोप लगाए और हमने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया। बिल्कुल आपका वाजिब प्रश्न है। हमने जो आरोप लगाए, कोर्ट में वो केस चल रहे हैं, उसका निर्णय आएगा। मेरे मित्र कौन कह रहे हैं? सुप्रिया सुनौत की स्टेटमेंट बताता हूं। कहते हैं ये जो अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है ना, और साथ में शीला दीक्षित के ओएसडी चोपड़ा साहब, वो ये कहते हैं कि ये, और उसमें अजय माकन तीसरा नाम भी लेता हूं, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो ये केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है, बीजेपी इसका श्रेय ना ले, इसके 8 विधायक इसके श्रेय ना ले, इसके 700 संसद श्रेय ना ले। ये कांग्रेस सरकार है जिसने केजरीवाल का शराब घोटाला क्या नाम है लोगों के सामने रखा है, और अरविंद केजरीवाल को तुरंत बंद करना चाहिए। ये मैं दिखा रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल, ये पेपर देखिए, इसमें शीला दीक्षित के गुनाहगार हैं, और अभी तक शीला दीक्षित, मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर कैसे घूम रहे हैं। अब तक तो इनको जेल के अंदर हो जाना चाहिए था। सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हम पे ये आरोप मोदी लगाते जी ने हैं। जो एक कहा वो भी अरे बताइएगा। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं आना, सुनिए अब जरा। हमारा एक भी जिस पर हमने आरोप लगाए हैं, हमारी सरकार में, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आज तक हमने किसी से कहीं भी उसको क्लीन चिट नहीं दी है। नंबर 1, किसी को भी क्लीन चिट, चाहे असम के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो अपने इसके एनसीपी के लोग रहे हो, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आज तक सबके खिलाफ वो ही केसेस चल रहे हैं। जैसे उसका निर्णय होगा, अगर कोई दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। हमने किसी को विड्रॉ नहीं किया, इसलिए गलतफहमी ना दे। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा कि जी ये वो, इन्होंने आरोप लगाया इन लोगों पर कि ये वोट काटने का काम करते हैं। सर, लोकतंत्र में आपकी तानाशाही चलेगी या हर व्यक्ति का लड़ने का अधिकार है? अगर कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, ये भारत का संविधान कहता है, ये लोकतंत्र की ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा। अगर इन्हें लोग चुनाव लड़ रही हैं, जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसको कल की आई हुई पार्टी जो आज तक हरियाणा में अपनी जमानत जब्त करा रही है, आम आदमी पार्टी, वो ये कहती है कि जी आप वोट काट रहे हो। सर, वो वोट नहीं काट रहे कोई भी। हम जब लड़े थे 80 में, हमारे अधिकतम प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई थी। 84 में इंदिरा गांधी की लहर आई, उसके कारण हम 2 सांसदों के साथ आए थे। फिर 89 भी आए, उसके बाद 100 बढ़ते गए, और आज हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है लगातार। तो किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। ये अहंकारी भाषा है जब हम ये कहते हैं कि ये वोट काटू है।
उनको मत पसंद करने वाले लोग चाहे 2 है चाहे 10 है, ये लोकतंत्र का तकाजा है। आप ये धमकाते हो अगर किसी को, ये कहते हो कि ये वोट काटने के लिए खड़ा है। मैं कहता हूं अभय चौटाला की जमानत जब्त होगी। मैं मानता हूं कि कुरुक्षेत्र में वो संकट में है और भयंकर संकट में है। इनेलो भयंकर संकट में अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, परंतु वो उनका अधिकार है, जितना जनता उनको देगी वो लेंगे। परंतु ठीक आप बात, उनको ठीक अपमानित बात, करोगे, ठीक बात। उनको सुन लो। धमकाओगे, उनको डराओगे, ये गलत है। इतनी हमदर्दी रखते हैं जवाहर जी आप लोगों से। लोकतंत्र के ये जवाहर जेजेपी के लिए यादव ने भी जो है, ये मैं जेजेपी के लिए भी कह रहा हूँ और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होती है उनके लिए भी कह रहा हूँ। आने वाला जो समय होगा वो बताएगा कि चलिए, जमानत किसकी बताएगा, जब्त होगी। समय बताएगा, और विकेश सर, एक गुरु। मिनट, आम आदमी वाले ने मेरे इंटरव्यू लिया तो मैं आपसे पता करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। कुरुक्षेत्र का जो आपका सांसद है वो कौन से गांव का आपको पता है? आपको पता है? शामलो कहाँ का है? कौन से जिले हरियाणा का कौन से गांव। जिले का है? जींद जिले में चलिए, कहाँ से लड़ रहा है? व्यक्तिगत इंटरव्यू नहीं चुनाव करना है कहाँ से आपको। लड़ रहा है? क्षेत्र से आप अरे इंटरव्यू लेने का नहीं, क्या है नहीं, उसका? आपस में इसके कुरुक्षेत्र में बात थोड़ा है कर लेना उसका। आपस आप नहीं, ये आपसी अब ऐसे जानकारी विकास वर्मा। बाद में कर लेना वर्मा जी। मैं जवाब आप देता हूं। आने- वो बात दे देना, जवाब दे देना, अभी तो समय है। मैं इनसे सहमत इस बात पे नहीं हूँ। कांग्रेस को लगता था कि आम आदमी पार्टी को कहां लड़ाया जाए जहां उसकी जमानत जब्त हो, उनको कुरुक्षेत्र ठीक लगा, कांग्रेस ने वहां फंसा दिया बेचारे को। हमारी जमानत जब्त कहाँ हो रही है जी जवाहर जी? क्या तो ये कर रहे हैं जमानत आप? जब्त हो रही है इनकी। ये जवाहर जी क्या आरोप दो लगा आदमी रहे हैं? जमानत जब्त दूसरा नहीं हो आप लोग पाएगी। कह रहे थे अभी हमने और अभय सिंह चौटाला सुन लेते हैं, 100 के सब 100%। सुन लेते हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा उनका बयान सुना, भूपेंद्र हुड्डा उनका बयान सुना। उनका कहना है कि बदलाव की ब्यार बह रही है, 10 की 10 सीटें ये सुशील गुप्ता जी को भी आप जिता रहे हैं कुरुक्षेत्र से। किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो चेहरा है मोदी जी का, उसमें कहाँ टिक पा रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आज पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता जानना चाहती है। आज जो ये चुनाव है, आज ये भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का चुनाव है। आज ये चुनाव देश के विकास का चुनाव है। पिछले 10 साल में जनता इनके जुमलेबाजी, इनके बहकावे को सुन सुनकर पक चुकी है। आज चुनाव कांग्रेस पार्टी की बजाय जनता चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ। जनता मैदान में है और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि उसका मुख्य मुद्दा केवल और केवल इनके पिछले 10 साल के अंदर ना कोई विकास कार्य हुए, ना ही जो वादे इन्होंने किए उन पर अभी भी कोई भी कार्य, केवल शिलान्यास बाकी हुए हैं जिनका ये श्रेय लेना चाहते हैं। मैंने भाई साहब से रोहतक के बारे में 10 सवाल पूछे, 10 को भी बड़े विकास कार्य है। भाई साहब ने केवल पूरे हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे जवाब दिए जिनको सुनकर भी हमें एक शर्म महसूस होती है। नहीं, वो कह रहे हैं नौकरियां आप नहीं, लोगों नहीं, से ज्यादा दी हैं 10 साल में। अभी किसानों के लिए अगर मैं मुद्दों पर बात करने आऊंगा, अभी तो हम क्योंकि आज लोकसभा की बात चल रही है, जिस तरह से हरियाणा में आप सबको पता है पेपर लीक का क्या मामला हुआ है, 2 लाख रोजगारों का क्या मामला हुआ है, और रोजाना आए दिन हर जिला मुख्यालय पर सभी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आम जनता तराई आम करती नजर आ रही है। तो मेरा आपसे एक विकास भाई कि ये कृपया सारी बातें ना विकास के हमने ऊपर चुनावी अगर बात दौर में करें। सुना, और विकास की बात आप लोगों ने की। एक मिनट जवाब जी, 1 मिनट। आपने मेरे सवाल का एक जवाब दिया कि असल में चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। ये तो सेम वही बात हो गई जो प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है, जनता ने अपने हाथों में ले लिया है चुनाव। तो अंतर कहां है जिससे कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है? जो सत्ता में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं जनता लड़ रही है, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं जनता लड़ रही है। जनता जानना चाहती है कि कौन किससे किस मुद्दे पर लड़ रहा है। मुद्दे जब आप गिनाने आते हैं तो ये जरूर मैं कहूंगा कि हरियाणा में आते आते आप लोगों ने स्पेसिफिक मुद्दे कुछ उठाए, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, उस मुद्दे को आपने बहुत हिट किया। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट, बहुत खुलकर उस पर बोला। उसका जवाब वैसे मैं लूंगा, ले लूंगा। लेकिन उसके पहले जो आपके अंदरूनी मुद्दे हैं, जो जवाहर जी पहले ही कह चुके हैं कि आपकी आपसी गुटबाजी अभी भी है, वही हमारी ताकत है, उसका कोई जवाब है? नहीं, आपसी गुटबाजी का तो आपने बताया ना, जिस तरह से बीजेपी की गुटबाजी थी रोहतक की, अगर हम पर्टिकुलर बात करें, अरविंद शर्मा जी खट्टर जी की जो नहीं, आप अपनी आपस बात की जो कीजिए लड़ाई है, पिछले 5 साल में कोई भी विकास कार्य है यदि रोहतक में पास हुए हो, केवल और केवल उनकी आपसी लड़ाई के कारण। मतलब आप रोहतक की जीत रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अनिल विज जी की लड़ाई किसी छुपी है क्या? पूरे हरियाणा के अंदर क्या हुआ है? अनिल विज जी की लड़ाई आपको पता नहीं है क्या गुटबाजी किस स्तर पे हुई है, और उसका क्या नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है?
और क्या विकास कार्य ये गिनवाते हैं। जब भी कोई बात पूछते हैं अपने बयान की बजाय कांग्रेस पार्टी का ये बयान, आम आदमी पार्टी का ये बयान, उसका ये बयान, उन बयानों को इंटरप्रिटेशन करने की बजाय अपना सीधा जवाब और अपने विकास कार्य यदि गिनवाए जाए तो वो बेहतर होगा। जवाहर जी छोटा सा आपसे जवाब, छोटा सा। उत्तर लेंगे पहले ये छिल्लर साहब ये बात जो हमारे सहयोगी अतुल जी ने कहा कि ये जनता की जो बात कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये अंतर कैसे कर रहे हो? ये तो आपस में ही तो आप लोगों का तालमेल इतना बेहतर है नहीं कि वोटर को खींच लाओ अपने पाले में। मेरा भी जोड़ लो हाँ। सर। ये जो सुप्रिया सुनोत, अजय माकन और चोपड़ा जी ने ये कहा, मैं अभी वीडियो चला दूंगा, अभी लेके आया हूँ। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी आदमी है, 100 करोड़ रुपए खा गया और इसको सबसे पहले जेल भेजना चाहिए और बीजेपी इसका श्रेय ना ले। तो आप कांग्रेस के इसके आरोप से सहमत हो या नहीं, ये भी बता देना। वीडियो चलाकर मैं दिखा दूंगा। मैं जवाहर यादव जी के एक एक सवाल का सीरियल वाइज जवाब देता हूं। सबसे पहले उन्होंने शराब घोटाले की बात कही, तो कांग्रेस ने की। आपने अभी आपने कहा उन्होंने कोट किया कांग्रेस। शराब घोटाले का 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया आपको, 60 करोड़ रुपया आपके खाते में गया है। शरद रेड्डी ने आपको 60 करोड़ रुपया किया है। अब कांग्रेस को बताओ भाई आप सुनिए और ठीक है। दूसरी बात, आप जो नवीन जिंदल की बात करते हैं उसको टिकट कैसे दिया? 180 करोड़ रुपए लेकर के इलेक्ट्रल बोलने बॉन्ड तो के दीजिए जवाहर जी, बोलने दीजिए ना। आप ऐसे आपने नवीन टीचर जिंदल की को तरह टिकट शुरू हो बेचा, जाए। 180 करोड़ रुपए में आपने उसको टिकट बेचा। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक अभी सेकंड एक मिनट पूरी बात एक सेकंड बात एक सेकंड बात नंबर पूरी कर आएगा। लें। एक सेकंड पूरी बात कर यही लेंगे। है। जवाहर जी एक तक यही है। पर्सनल हुआ, 6 बजे तक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मेरे मित्र ने ये कहा कि नवीन जिंदल से हमने 180 करोड़ की रिश्वत ली है। या तो इन शब्दों को वापस लें, इसको प्रूव करें, नहीं तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानहानि का मुकदमा करूंगा। बताइए भाई। हम मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार हैं। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू उनसे पैसा लिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही बीजेपी के वॉशिंग कार्ड के, जो वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड सभी न्यूज़पेपर में छपा है। आपके पास 25 नेता आपने ब्लैकमेलिंग के थ्रू दूसरी पार्टियों से लेके आए, पूरी की पूरी लिस्ट है और वो 23 पाक साफ हो गए हैं। छगन भुजबल की तो फाइल ही गुम हो गई है। जो आप कह रहे हैं ना सबके केस चल रहे हैं, तो उस चीज का वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड सभी न्यूज़पेपर्स में छपा है। कहो तो मैं अभी निकाल के आपको दिखा दूं। इसके बाद आप बात करते हैं कि मुद्दों की बात करते हैं, आपने डेवलपमेंट की बात की। मैं डेवलपमेंट में सबसे पहले आपने रोजगार की बात की। आप कहते हैं हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। आज के दिन हरियाणा में 2,07,000 सरकारी जो पद है वो रिक्त हैं, खाली हैं। अकेले शिक्षकों के पद 70,000 से ज्यादा खाली हैं। आपने 10 साल की सरकार में क्यों नहीं भरे? किसने आपके हाथ पकड़ रखे थे? किसने आपकी कलम पकड़ रखी थी? उनको भरने से किसने रोका? इसके साथ ही आप बेरोजगारी की बात करते हैं। आप अगर इतनी अच्छी आपकी योजना है तो जाइए हरियाणा में मांग के दिखाइए कि हम अग्निवीर लेके आए, हमें अग्निवीर के नाम पे वोट दीजिए। आपके राविंद्रजीत वोट मांग तो रहे हैं, उनमें उसमें खामी हम उसको दूर करेंगे। आपके राविंद्रजीत कहते हैं। आप इसके बाद आप डेवलपमेंट में आप रेवाड़ी एम्स की घोषणा कब की थी? कितने साल में उसका पत्थर लगा? अगर उसको बनाने में जिस स्पीड से आपने पत्थर लगाया, बनाने में तो 100 साल लग जाएंगे। आप झज्जर एम्स, बाड़सा एम्स को फुल्ली फंक्शनल भी नहीं कर पाए हैं 10 साल के अंदर। आप गुड़गांव, जैसे आप गुड़गांव से आते हैं, गुड़गांव में एक सिविल हॉस्पिटल नहीं है आपके पास। आप कैसी बात करते हैं? क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? आपके पास कुछ जवाब दीजिए, जवाब देने के लिए नहीं है। और रोहतक की बात बार बार आ रहे हैं। आपके अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाया था 300 करोड़ रुपए का अमृत घोटाला रोहतक में आपकी सरकार के द्वारा किया गया, उसके विषय में बताइए। हाँ, बता। और आपने जेजेपी के साथ मिलकर के 9,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, उसका भी स्पष्टीकरण दीजिए। आज से नहीं, हम विपक्ष में पिछले 4 साल से ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने घोटाला किया। अब आप लोगों ने जवाब और वहाँ ईडी जा नहीं रही, आप ये कह रहे हैं वहाँ ईडी नहीं जाती है। ठीक है, जवाहर जी से जवाब फिर ठाकरान साहब के पास है। मेरे मित्र ने ये बताया मुझे कि जेजेपी के साथ मैंने मिलके 9,000 करोड़ का घोटाला किया। इसकी पुष्टि कर रहे हो? दोबारा कर दो एक बार ऑन कैमरे, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं, वो पुष्टि क्या, वो बोल तो दिए। एक बार दोबारा पुष्टि कर दो। ये एक ही बार, कोई बात ही नहीं है, आप जवाब तो दीजिए। फिर आदमी ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला। प्रदेश सुन रहा है, मेरे कोई मित्र दिक्कत ने नहीं है। आरोप लगाया है कि मैंने और जेजेपी ने मिलके 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आप अपने इस और आरोप पे कायम है या नहीं है?
चिल्लर साहब बीजेपी के संरक्षण में घोटाला हुआ है। चलो आप कायम है ना इस बीजेपी के अरे, संरक्षण में आरोप घोटाला लगाओ, हुआ है। आप आरोप लगाओ, शब्दों मत इधर उधर मत जाओ, आप आरोप लगाओ। बिल्कुल आप बिल्कुल उन्हीं शब्दों को दोबारा आपकी से सरकार दोहराओ। थी, उस घोटाले के जिम्मेदार आप सरकार उसी- नहीं होगी तो विपक्ष होगा। चलो। आपकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार में घोटाला होता है, विपक्ष करेगा घोटाला या सरकार के संरक्षण में होगा घोटाला? हो गया आप अब बताइए। अब हो गया। मेरे मित्र ने ये कहा कि जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने 9,000 करोड़ का, यही आपका आरोप है? हाँ यही आरोप है, यही आरोप। 9,000 करोड़, 9,500। चलो 500 माइनस कर लिया था हमने कुछ चीजों को हमने लीगल कर लेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस के समय में कि अग्निवीर का मेरे मित्र ने जिक्र किया, मैं जवाब देता हूं अग्निवीर क्या है। अग्निवीर में जो हमने कहा कि 25% लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी, बाकी लोग ये वो लोग हैं जिन्होंने 10वीं पास की है, वो वहां रहकर 12वीं पास करेंगे, वो वहां रहकर ग्रेजुएशन करेंगे। ये करने के लिए अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता हूं, अपना पैसा खर्च करता हूं, फिर वहां 12th करता हूं किसी स्कूल में जाके, उसके बाद अगर मैं डीयू में पढ़ता हूं या एमडीयू में पढ़ता हूं, कुरुक्षेत्र में पढ़ता हूं, अपना पैसा खर्च करके, हॉस्टल में रह के अपना पैसा खर्च करके वो शिक्षा लेता हूं, वहां वो शिक्षा मुझे फ्री में मिलती है, साथ में मुझे पैसे भी मिलते हैं। और उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है कि अगर जो व्यक्ति स्थायी जॉब चाहता है उसमें 25% लोगों को वो अवसर मिलता है। जो ये लोग हैं 75%, उनमें शारीरिक क्षमता आती है, वो ग्रेजुएट कहलाते हैं, वो टेक्निकल जानकारी लेते हैं, उसके बाद उनको हरियाणा पुलिस में विशेष छूट मिलती है, वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, उनको विशेष छूट मिलती है, साथ में वो अच्छे बेहतरीन नागरिक बनते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में, दंगों में उन सबसे निपटने की ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं राहुल गांधी। 3 दिन पहले राहुल गांधी आते हैं और वो अग्निवीर का विरोध करते हैं। किस रूप में करते हैं? वो कहते हैं सरकारी अस्पतालों में, सचिवालयों में हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा, 1 साल के लिए उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। वीडियो है, 3 दिन पहले बोला राहुल गांधी ने। अग्निवीर का विरोध उन्होंने कैसे किया? जहां व्यक्ति को सक्षम बनाया गया, जहां फ्री शिक्षा दी गई, उसके बाद वो कहते हैं हम वैसा साधन रोजगार देंगे कि 1 साल के लिए हरियाणा के हॉस्पिटलों में, सचिवालय में हरियाणा के युवाओं को 1 साल के लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। सर, इसको छलावा कहते हैं। ये है जहां व्यक्ति को आपने सक्षम बनाया है, उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप की है, उसकी शारीरिक क्षमता तो आप दी है, कायम है फ्री कि में 100% अग्निवीर आपकी योजना, ये 9,000, ये और बहुत सारे आरोप भी लगाए। 9,500 करोड़ का घोटाला। अग्निवीर 9,500 करोड़ का। ऐसा है, इस जो 9.5 की बात कर रहे हैं ये, हाँ। इसकी डिबेट विधानसभा में हुई। इनका कोई विधायक है नहीं, इसलिए डिबेट ये देख नहीं पाए होंगे बेचारे, ना इनको पता होगा। एक मिनट, वो आंकड़े तो अभी आए अरे ना एक कुछ, मिनट सुनिए ना। जब आपका उसमें कांग्रेस थी, आपका जेजेपी से उसमें मनमुटाव हो कांग्रेस गया, थी। उसके बाद आंकड़े आए ना। अरे उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या उस पे आरोप लगाए वो पता। फिर मेरे अपने मित्र से कहता हूँ, मान लीजिए घोटाला हो गया, मैं कहता हूँ आपके अनुसार। लिया ना, अरे बस भाई यही सुन तो हम लीजिए, कह रहे सुन हैं। ली, सुन ली, मान लिया आपने, बस। अरे सुन ले भाई, ऐसे यही नहीं तो होता ना। 9,000 करोड़ चलेगा, ये बस कहने से हो गया। आप पेशेंस मत खोइए, इनको एक गुस्सा बार मैं मत कीजिए। अपनी बात कर लूं जी। ये नहीं, कहते आप हैं, ये बता दीजिए, ये कहते हैं 9,500 करोड़ के लिए उचित समय दो जी बोलने का। ये कहते हैं 9,500 करोड़ का घोटाला हो गया। तो इतने नाकारा है विपक्ष, इनको ये पता है 9,500 करोड़ का घोटाला हो गया और अभी तक नहीं गए हैं कोर्ट में, अभी तक नहीं गए हैं ईडी में, अभी तक। विपक्ष के लिए तो बीजेपी पे कोई आरोप हो तो कोर्ट दिखता है और विपक्ष के लिए ईडी सीबीआई दिखती है। यही तो दोहरा मापदंड है आप लोगों का। अरे इसका विपक्ष मतलब के लिए ईडी सीबीआई, आपके लिए कोर्ट, हर चीज पे हम कोर्ट जाएंगे। ईडी सीबीआई क्या करेगी? घास छीलेगी क्या? हो गया? क्या वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती? थोड़ा सा और ऊंचा। और रही बात कार्रवाई करने की, हमारी सरकार आने दीजिए, हम बता देंगे कैसे कार्रवाई की जाती है घोटालों पर। थोड़ा और ऊंचा हो गया, ठीक है। देखो मेरे मित्र ने जितनी एनर्जी यहाँ लगाई ना, इससे अच्छा किसी वकील को ले जाकर, क्योंकि जब स्टेट का मामला होता है तो सीधा वो हाई कोर्ट में लग सकता है। और घोटालों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए ये लोग कि ये कह रहे हैं जी हम तो कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार आई तो ठीक है। फिर सरकार आई तो वैसे ही किया, सरकार आने पर क्या करते हैं? ये शीला दीक्षित की फाइल है मेरे पास, जिस दिन हम मुख्यमंत्री बन गए 24 घंटे के अंदर उसको जेल भेज दूंगा। ऐसा ये सरकार आने अजीत पर पवार करते की हैं। छगन ऐसा भुजबल ये की सरकार- फाइल जैसे अरे गुम भाई, हुई है, मैं उसका आपके शब्दों बताइए। को कह रहा हूं, आपके बीच में नहीं आ रहा। अरे आपने ये कहा, मोदी जी ने कहा था अजीत दादा चक्की अरे भाई, पीसी, आपने कितनी ये कहा चक्की कि पिसवाई है हमारी अजीत दादा सरकार से? लड़ाई करने से पहले आम जनता की जो लड़ाई है ना उस पर लड़े आप। अच्छा ठीक है, आम जनता के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक बात कह रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ाई आप लड़ो, हटा के आपस में लड़ाई मत हटा के लड़ो। लड़ाई आईएनडी लड़ रही है, हाँ, तो कैसे करें ना नहीं नहीं, ये बात एक करें। डेवलपमेंट पे मुझसे क्वेश्चन कीजिए।
एक एक उसका क्वेश्चन कीजिए, मैं स्कूल सरकार बनाए, को जवाब देता हूं। स्कूल दूसरा- बनाए या बंद और किए? अरे दूसरा सुनिए। स्कूल कितने बंद हुए? डिबेट आप दोनों में रह जाएगी। ठाकरान साहब देखिए कुछ जी, कह रहे हैं, देखिए। अपनी बात कह रहे हैं। अब आप जनता की लड़ाई ठाकरान ये लड़ रहे हैं। 5 मिनट का समय दिए ठाकरान हमें। साहब लड़ रहे हैं। आप मुद्दों पर आ मुद्दों रहे पे थे। बात करते हैं। अब जब गुड़गांव- मुद्दों पर आएंगे तो हरियाणा में इनेलो के वो क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जब आप कहेंगे कि आपके इकलौते विधायक जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया, बहुत बड़ा त्याग किया, अच्छी बात है, उसके बाद वो चुनावी मैदान में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात तब होगी ना जब आप वाकई धरातल पर कहीं दिखेंगे। सिर्फ बोलने से कि हमने मुद्दे उठाए, वही मुद्दे तो छिल्लर साहब की पार्टी भी उठा रही है, वही मुद्दे विकास जी भी उठा रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों का जवाब सत्ता में बैठी बीजेपी दे रही है। जेजेपी भी आ गई है वही मुद्दे उठाने। तो आपके अकेले विधायक वो मुद्दा उठाएंगे, कितने ताकत से उठाएंगे? हमने पहले भी मुद्दों पे काम किया है, और जब हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, हम जब भी मुद्दों पे काम करेंगे। गुड़गांव लोकसभा से मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरह से खत्म कर दिया गया 10 सालों के अंदर। जो जमींदारों की जमीनों को एक्वायरमेंट किया, उसके बाद उनको प्लॉट देने थे, उनको हुड्डा गवर्नमेंट ने, हुड्डा डिपार्टमेंट ने किस तरह से नीलामी कर करके बेच दिया, और एक भी जमींदार को जो 30-30 साल से लाइन में खड़े हैं उनको एक प्लॉट भी नहीं दिया। और स्कूल की जो जमीनें थी उसमें प्लॉट काट के बेच दिए, जो पार्क थे उनमें प्लॉट काट के बेच दिए। सरकारी अस्पताल गुड़गांव का जो कई सालों से स्थायी था, जंजर हालत थी, उनको तोड़कर वहां पे पार्किंग बना दी। कोई भी सरकारी स्कूल, ठाकरान साहब, कोई मैं भी रोकना सरकारी नहीं हॉस्पिटल- चाह रहा था आपको, लेकिन जब आप फिर से उन्हीं बातों पर आ गए ना, आप बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस पे चले गए। मैंने कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैं तो अब ठाकरान करंट साहब की बात एक- बता रहा हूँ, अच्छा, 10 साल की। अब मान लीजिए मैं 10 साल की बात बता रहा हूँ। 10 साल के अंदर 10 साल की एक और बात। मेट्रो का एक पिलर भी आगे नहीं गया। 10 साल की एक और बात अखबार में बता दो चलती आप। रही मेट्रो, गुड़गांव पास हो गई, फरीदाबाद पास हो गई, एक भी पिलर नहीं हिला अब तक। 10 साल की एक और दूसरी बात बात, कि आप एक भी कोई विपक्षी सरकारी पार्टी- स्कूल नहीं बना। प्राइवेट स्कूलों में आज ये हालत ठाकरे साहब, है, एक ठाकरे बच्चे की साहब। एक महीने की फीस 15,000 16,000 10 है। साल की एक और बात है कि आप 30 विधायकों से एक पे आ गए, उस पे भी सोचिए, उसका भी आत्मविश्लेषण कीजिए। ऐसा है जी, हाँ 30 से एक पे आ गए, हाँ। और एक से हम 50 पे भी चले जाएंगे। ऐसा कोई होता है कि भाई कैसे? 30 से एक आगे तो नहीं जाएंगे। जाओगे? कैसे? उस पे ध्यान नहीं है आपका। मैं उसी समझना ये चाहता तो हूं। है, नहीं ध्यान होता तो हम इतनी बुरी धरातल पे हालत काम कैसे कर रहे हैं, होती? किसानों के लिए हमने काम किया है। पीछे जब हमारी सरकारें थी, जब स्कूलों के लिए काम किया, हॉस्पिटलों के लिए काम किया, सरकारें थी तब ये आप आप विपक्ष में आ गए। विपक्ष में आने के बाद फिर आप 2000 से एक हो गए। 2004 तक ठीक। गुड़गांव के अंदर जो विकास हुआ वो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। अच्छा, स्कूल की बात हो, मान लिया, हॉस्पिटल की हमने बात मान हो, लिया, हमने मान लिया। चिकित्सा की बात हो। मैं एक चीज और बता देंगे तो उसको भी मान लूंगा और दर्शक भी मान लेंगे। जब आपको इतनी दिक्कत कांग्रेस से थी और बीजेपी तो चूंकि सत्ता में है तो उससे तो दिक्कत है ही, तो इंडिया गठबंधन में जाने के लिए आप लोग इतने बेताब क्यों थे? ये बात आपको किसने बताई कि हम बेताब थे? कितनी मुलाकातें, कितनी मुलाकात तो कोई भी कर सकता है, सब करते हैं। तो मुलाकात किस लिए करते कर रहे हैं? हैं? गठबंधन के लिए नहीं किसने कर कर सकते रहे हैं। हैं? किसने कर रहे हैं? गठबंधन के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, क्यों? वही तो मैं गठबंधन जानना करने चाह के रहा लिए था। भी कर सकते हैं। क्यों कर रहा लेकिन था? अब आज हम जिस स्थिति पे खड़े हैं, हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं समझौते के साथ। 2 सीट हमारी समझौते में गई है, 8 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब 4 तारीख के बाद आप हमें डिबेट पे बुलाओगे, बिल्कुल तो बुलाएंगे। जो चुनाव परिणाम होगा तो आप खुद ये बताओगे कि इनेलो ने जो 5 साल के अंदर जो रोडों पे मेहनत की है। मैंने ये सवाल पूछा था, अभी चूंकि जजपा के कोई प्रवक्ता नहीं है। शेर सिंह राणा की बात होती है। जवाहर जी आप भी ना गजब करते शेर हो। सिंह राणा से, डॉक्टर की सीट पे और भिवानी की सीट से। निर्दलीय होंगे, ये निर्दलीय होंगे। जवाहर नहीं, सिंह नहीं, यादव ये पूछ रहे कौन है। ऐसे ही बीजेपी पार्टी होती थी, उसको लोग पूछते थे कौन है। नहीं, सही बात है। नहीं बिल्कुल ऐसा समय- किसी को मजाक नहीं उड़ाना समय चाहिए। बदलता है, बिल्कुल नहीं जवाहर उड़ाना जी। चाहिए। आपकी जवाहर पार्टी जी, अगर आप बिल्कुल भविष्य नहीं में- उड़ाना चाहिए। आप अगर जवाहर जी ने पहले ही कहा, अगर वो भी भविष्य में ऐसे ही- जाओ नहीं, ना, वो भी ऐसे ही बढ़े हैं आगे। आप भी जवाहर जी 2 सीट से आप आगे बढ़े। भविष्य में जाओगे तो अपनी हालत। अच्छा ठाकरान साहब, नहीं, मैं बर्बाद नहीं, मैं एक बर्बाद सवाल बहुत देर से एक सुन सवाल रहे हैं। इनसे और, जब आप ये कह रहे हैं कि हम बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, तो बिल्कुल मैं मानता हूं अगर कोई पार्टी कमजोर होती है, मेहनत करती है, फिर बढ़ती है आगे। लेकिन एक पार्टी जो कि आपसे ही निकलकर 5 साल में पार्टी भी बन गई, सत्ता में भी रही, अब गठबंधन से अलग है। मैंने उनके प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछा, मैंने कहा कि भाई आप इनेलो से मजबूत अब कैसे हैं?
उन्होंने कहा कि उनका वोट शेयर देख लीजिए, हमारा वोट शेयर देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि हम उनसे कम से कब कम का कितना वोट शेयर, मजबूत- पिछला या आने वाला? नहीं, आने वाला नहीं, अभी पिछला ही उदाहरण देंगे हाँ, तो ना, आने अब- वाला तो आप भी नहीं बता आज पाएंगे। चुनाव हो चुके ना हरियाणा के आने अंदर। वाला तो आप भी नहीं बता पाएंगे नहीं, ना। हम 100% उनसे आगे हैं। कैसे? कैसे? 100% वोटों आगे से हैं। आगे हैं। 100% वोटों से वोटों आगे से हैं। आगे हैं। और जो वो प्रवक्ता बात करते हैं ना, आज उनको प्रवक्ता को यहाँ बुलाना था, आपको खड़ा करना नहीं, था। मैंने बुलाया था, नहीं वो कहीं फंस आएंगे, गए। वो गाँव में नहीं जा रहे हैं, उनको घुसने नहीं दे रहा। उनको डर लगता है कि कभी स्टूडियो में भी कोई गाँव वाले लोग आ जाए और उनको भगा दे, इसलिए नहीं आते नहीं, हैं वे। स्टूडियो में गाँव वाले किसी भी लोग गाँव रहते में, हैं। किसी भी गाँव में उनको मैं इस घुसने नहीं चीज़ से देते हैं। सहमत नहीं। लोकतंत्र में ये देखिए, किसी का भी हो, जवाहर सिंह इसलिए सहमत नहीं नहीं, है, उनके खट्टर साहब को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा ये है। गुंडागर्दी खट्टर साहब उनके साथ भी खट्टर साहब भाग रहे हैं, ये गुंडागर्दी इन में किसानों से डर रहे साथ भी हैं। यही है। और खट्टर साहब भी खट्टर साहब भी चुनाव हार रहे हैं। वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब कोई वोट मांगने जाता है तो लोग गांव में घुसने नहीं देते हैं। क्यों नहीं घुसने देते हैं? इसलिए नहीं घुसने देते हैं, 5 साल के अंदर जो खट्टर सरकार ने किसानों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ इतना अत्याचार जो किया है, आज गांवों की जनता नहीं, उनको ये सबक सिखा रही है। वाकई लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई गांव में नहीं घुसने देता है और किसी पार्टी को लोग सरकार में कई सालों तक घुसने नहीं देते हैं, जो कि आपका दर्द है। बहरहाल, विकास जी सवाल। जवाब अच्छा जल्दी से। देखो, लोकतंत्र में हम ये कहे कि किसी का विरोध, लोकतंत्र, आज तो चुनाव चल रहे हैं, सबसे बड़ा किसी को सजा देने का क्या परिणाम होता है? वोट होता है। वोट से आप तय करते हैं कि किस पार्टी को पसंद करते हैं, नहीं करते। कुछ गुंडे खड़े हो जाएं, इनेलो ने से बात करते हैं, जब इनका विरोध होता है तब ये कहते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टी कर रही है। ये हमारा तो आज तक विरोध किया नहीं किसी ने। जवाहर जी बताइए, वो भी बता, कोई वीडियो दिखा दे आज तक हमारा कोई विरोध नहीं हुआ। तो मैम कांड के बाद आपको भी गांव के कितना विरोध हुआ तो सबको पता है। मैम कांड के बाद हम 2 बार विधायक बने, अरे मैम सुन से ली ना, अब यार 2 बार विधायक बने। अरे तो मैंने बताया ना, विधायक तो हम भी बन रहे होंगे, अब उसकी बात नहीं करा। मेरा मानना है लोकतंत्र में किसी को भी रोकना, किसी को भी इस तरह से रोकना वो गलत है। ये लोकतंत्र बिल्कुल की ठीक रस्मियत बात है। कौन बात करते हैं? जवाहर जी नेता नहीं सही रोक रहे हैं, नेता नहीं रोक रहे हैं, दूसरा- गांव की इसकी जनता जगह रोक रही नहीं है। होने दूसरा- चाहिए। विरोध- गांव विरोध की ठीक है। जनता है वो रोक रही है, एक नेता सेकंड, कोई नहीं रोक एक रहा सेकंड का है। एक जवाब रह गया था। मेरे मित्र ने शुरू में कहा कि ये संविधान को वो कहा था, वो विषय रह गया था। इन्होंने कहा कि ये संविधान को बदलने वाले लोग और ये तानाशाह लोग का इन्होंने शुरू में मुझ पे आरोप लगाया था। इस देश में जब बाबा साहब अंबेडकर जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, जब इन्होंने संविधान बनाया था, इन्होंने कहा था कि संविधान में तो संशोधन होता है, परंतु संसद संविधान की प्रस्तावनाओं को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। 1976 में ये देश में आज तक संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार बदली गई है और 1976 में इंदिरा गांधी ने बदली है। अगर किसी ने संविधान की हत्या की है, उसकी शुरुआत की है, तो वो इंदिरा गांधी है। उसके अलावा चुनी हुई सरकारों को अगर इस देश में सबसे ज्यादा गिराने का काम किसी ने किया है, वो इनको मेरे इनेलो आप लोग भी तो तोड़ देते हैं चुनी हुई सरकारों को। बर्खास्त करने की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे मित्र तोड़ने बैठे की बात नहीं अरे कर। मेरे मित्र है साथ में, इनको पता है देवीलाल जी के साथ क्या हुआ था, इनको पता है। शपथ लेने के लिए गए थे, बीच में कोई और शपथ ले गया था। तो ये सब कांग्रेस करती रही है और ये हम पे कहती हैं कि ये लोकतंत्र के। वर्मा और फिर जी, दूसरा एक और है। वर्मा जी को ले आते हैं। आप नहीं, पर नहीं, बहुत एक- आरोप एक- लगाए एक कि उत्तर- एक लोकतंत्र उत्तर- की हत्या, एक- पूरी संविधान बात को करो, बदलेंगे। पूरी बात करो। ये सारी बात पूरी पूरी बात बात आप ये एक- बात कह रहे हो तो एक- साफ कह रहे हैं कि आप लोग करते हैं। एक लाइन फिर जवाब एक- है, अभी समय है, अभी समय है। साथ में रोहतक का बदला जवाहर सिंह यादव ने ले तो लिया अरे पिछली बार चुनाव में। साथ में सुनो रोहतक का बदला ले लिया जवाहर सिंह यादव ने। सुनो भाई, साथ में हमारी 2 बार से सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर संविधान के बदलने के लिए 400 नहीं चाहिए होते, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर संविधान को बदलना होता अभी भी हम बदलने में सक्षम थे। इसका अर्थ यह है कि ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। मैंने बता दिया 1976 में जो शब्द इन्होंने डाला, केवल कुछ लोग को खुश करने के लिए प्रस्तावनाओं को बदला। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब डिबेट हुई थी संसद में इस शब्द को डालने के लिए, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये शब्द प्रस्तावना में नहीं डलेगा। और मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ एक ठीक है, ठीक है, हाँ, जवाब वर्मा दो। जी जवाब ले लेते हैं। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं संविधान तो इनकी- खतरे में आपके वक्त में जी, था जी, मैं बहुत है? मैं आपके बहुत- पास मुद्दे ही मैं- नहीं है, इसलिए मैं- इस तरह की मैं- चीजें मैं बरकरार है। ये बहुत जवाहर जी का सहजता आरोप है से- सीधा। मैं बहुत सहजता से और बड़ी शालीनता से जवाब देना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई का। भाई कानून के विषय पर जो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यदि ज्ञान ना हो तो उन चीज़ों को बहस में ना लाया जाए। नंबर 2, इनकी सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती ये होती है, जब भी आप इनसे कोई भी प्रश्न पूछोगे ये दूसरी पार्टी का कोटिंग करेंगे,
दूसरी पार्टी का नाम लेकर जवाब देंगे। जवाब तो ले लेंगे। और नहीं जिन बात प्रश्नों को आपने पूछा भी नहीं है उनका भी उत्तर देने में माहिर है। क्यों? क्योंकि विकास से भागना है, विकास का उत्तर नहीं देना है। प्रस्तावना बदली गई नहीं बदली गई 1976 में संविधान की। मैं बड़ी शालीनता से आपसे बात करना चाहता हूँ जवाहर जी। जिन क्वेश्चनों को आपसे पूछा भी ना जाए, आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ या नहीं हुआ, और उस शब्द को डाला गया जिस पर जब पहली बार डिबेट हो रही थी, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस शब्द का विरोध किया था 1976 में, उस शब्द को डाला गया। अगर मेरे विकास भाई, उनका सीधा सा आरोप है कि जिस संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी आप कहते हैं, वो कहते हैं आप लोगों ने वो कर दिया है, अब आपके पास मुद्दे नहीं। संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? इस समय जो मुद्दा है, बहस का मुद्दा केवल और केवल जनता के विकास का मुद्दा है। इनकी खूबसूरती, फंस गए तो विकास पे चले गए। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है जो क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं है उसका आंसर इतने अग्रेसिव तरीके से नहीं। मैं संविधान को जवाब ले लेते, इमरजेंसी का जवाब ले लेते। देखिए, अभी मैं बता देता हूँ, हमारी देश की न्यायपालिका पर हम अपना भरोसा जताते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और अभी जिस तरीके से आपको पता है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या हुआ था, किस तरीके से क्या जजमेंट आया था, कि जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं, कितनी संविधान की पालना ये लोग करते हैं, वो सभी को, देश को सारा पता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, उस क्वेश्चन को डाइवर्ट करने में ये कितने माहिर हैं। जो चीज रट कर आते हैं उसको बहुत अग्रेसिव तरीके से रखना चाहते हैं। जवाब रट के नहीं आते, पढ़ के आते हैं। पढ़ने का मतलब अग्रेसिव तरीके से बात को मनाने की कोशिश करते हैं। खतरे में नजर आ रहा है। एक बार जवाहर जी सवाल कर रहे हैं, नहीं क्यों संविधान और लोकतंत्र क्यों खतरे में नजर आ रहा है आपको? ये हमें नहीं आ रहा, ये पूरे देश की जनता को नजर आ रहा है। आप जिस तरीके से पिछले 10 साल में जो हमारी महत्वपूर्ण ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को इन्होंने दुरुपयोग किया, पूरे देश के सामने वो है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके समय में सीबीआई को तोता बोला था, आप ही के लोग तोता बोला था, आप लोगों के समय में ही बोला। देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में आज जो चुनाव हमारा देश का होने जा रहा है, जो महत्वपूर्ण पर्व होने जा रहा है, आप 4 जून को आपको ये पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, देश का जो संविधान है। इस बात से मैं सहमत हूं, आप चारों प्रवक्ताओं के इस दावे से मैं सहमत हूं, लेकिन उस बात से भी सहमत हूं कि मुझे पता 4 जून को ही चलेगा। उसके पहले मैं सिर्फ आप लोगों को सुनता हूं और सहमत हो जाता हूं, फिर बाद में मैं सुनता हूं कि ईवीएम खराब हो गई, वहां पर ये गड़बड़ी आ गई, अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ ली जाती हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, कुछ खास और मुद्दों को उठाया जाएगा और तब तक आपके पास अपडेट भी लेकर हम आ जाएंगे कि कितने % अभी तक वोटिंग हो चुकी है और वो वोटिंग परसेंटेज हरियाणा के हिसाब से इस लोकसभा चुनाव का संकेत क्या देगा। बीजेपी के लिए 10 की 10 सीट या फिर कांग्रेस की कोई बड़ी जीत या किसी और पार्टी या किसी निर्दलीय का कोई अपना दावा। एक छोटा सा विराम, जल्द आते हैं।